अभ्यास का मैदान है ना। मैं उड़ने वाले खंजरों को जल्द से जल्द आजमाना चाहता हूँ। मिनली के सुझाव के बाद युआन ने सिर हिलाया। फिर उसने प्रशिक्षण मैदान का पता लगाने के लिए अपने दिमाग में मौजूद नक्शे को याद करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण वहां खड़े रहने और सटीक स्थान का पता लगाने के बाद युआन ने प्रोफाउंड पवेलियन छोड़ दिया। बेशक मिनली भी कुछ ही देर बाद प्रोफाउंड पवेलियन छोड़कर युआन के पीछे पीछे एक पीछा करने वाले की तरह चली गई। कुछ समय बाद वे अभ्यास के मैदान में पहुंचे, जो एक विशाल और विस्तृत क्षेत्र था जो मीलों तक फैला हुआ था और 4 अलग अलग भागों में विभाजित था। उस क्षेत्र के एक हिस्से में स्टील से बनी हुई प्रतीत होने वाली बड़ी और लंबी दीवारें पूरे क्षेत्र में फैली हुई थीं, जबकि कुछ शिष्यों को इन स्टील की दीवारों पर मुक्के मारते हुए देखा जा सकता था। दूसरे क्षेत्र में लकड़ी से बनी 100 से अधिक मानव आकार की कठपुतलियां थीं, और ये कठपुतलियां स्पष्ट रूप से स्वयं हिल-डुल सकती थीं और शिष्यों के हमले से अपना बचाव कर सकती थीं। हालांकि ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि इन कठपुतलियों में शिष्य पर हमला करने की क्षमता थी। इसी बीच तीसरे क्षेत्र में भी कठपुतलियां थीं, और दूसरे क्षेत्र के विपरीत इन कठपुतलियों ने शिष्यों पर हमला किया, वह भी आक्रामक रूप से। चौथे क्षेत्र की बात करें तो वहां 1 दर्जन मध्यम आकार के अखाड़े थे और वर्तमान में उनमें कुछ शिष्य एक दूसरे के साथ अभ्यास कर रहे थे। दरअसल एक 5वां क्षेत्र भी था, बीच का क्षेत्र, लेकिन वह पूरी तरह से खाली था, सिवाय कुछ शिष्यों के जो आंखें बंद करके फर्श पर बैठे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वे साधना कर रहे हैं। युआन ने तुरंत ही इस जगह को शिष्यों के विश्राम स्थल के रूप में मान लिया, क्योंकि कोई भी समझदार साधक वास्तव में खुले में और इतने सारे लोगों और शोरगुल से घिरे हुए अपनी साधना नहीं करेगा। वो दीवारें क्या हैं, और वे उन्हें बार बार क्यों पीट रहे हैं? युआन ने उनकी असामान्य गतिविधियों को देखकर उत्सुकता भरी आवाज में बुदबुदाया। यह अवशोषण की दीवार है। कहा जाता है कि इस पर शारीरिक हमले अभेद्य हैं और इसमें पुनर्जीवन की क्षमता है। जो लोग अपनी पूरी ताकत का परीक्षण करना चाहते हैं, उनके बीच ये बहुत लोकप्रिय है। मिनली ने अचानक पीछे से जवाब दिया, जिससे वह थोड़ा चौंक गया। उन कठपुतलियों का क्या वे भी अविनाशी हैं? युआन ने बाद में उससे पूछा। नहीं, वे नहीं हैं, लेकिन अगर आप स्पिरिट वॉरियर नहीं हैं तो उन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल है, उसने कहा। अगर मुझसे गलती से कोई एक टूट जाए तो मुझे संप्रदाय को कितना मुआवजा देना होगा? युआन ने थोड़ी घबराहट भरी आवाज में पूछा। मिनली ने अपनी खूबसूरत भौहें उठाकर उसकी ओर देखा और कहा, मैं तो अपनी पूरी ताकत से भी इसे नहीं तोड़ सकती, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे 2 स्तर नीचे होते हुए भी इसे तोड़ सकते हो। खैर, हमेशा जरूरत से ज्यादा सावधान रहना भी ठीक नहीं है। आखिर ये महंगे दिखते हैं। मिनली अवाक रह गई। अपने प्रभावशाली पृष्ठभूमि के बावजूद युआन का व्यवहार किसी शक्तिशाली परिवार से संबंध रखने वाले व्यक्ति जैसा नहीं था। उसके आसपास भोलेपन और मासूमियत की एक स्पष्ट झलक थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा आकर्षण भी था जिसने उसकी दिलचस्पी को बनाए रखा। कुछ देर बाद मिनली ने कहा, कठपुतलियों को हुए किसी भी नुकसान के लिए आपको भुगतान नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आपको उन्हें तोड़ने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, युआन ने उससे कहा और फिर फ्लाइंग डैगर्स तकनीक को निकालकर उसे पढ़ना शुरू कर दिया। ये देखकर मिनली ने एक बार फिर अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। तुम अभी क्या कर रहे हो? उसने उससे पूछा। मैं तकनीक सीख रहा हूँ, युआन ने शांत स्वर में उत्तर दिया। क्या? मिनली की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अभ्यास क्षेत्र के बीचों बीच स्थित जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, क्यों ना आप वहां अभ्यास करें? वहां एक ऐसी आसन विधि है जो अवांछित शोर को दूर कर देती है, जिससे आपको अंदर पूर्ण शांति और सन्नाटा मिलेगा। हालांकि मिनली अपना वाक्य पूरा कर पाती, उससे पहले ही युआन ने तकनीक को बंद कर दिया और अपने चेहरे पर शांत भाव लिए उसे वापस अपने स्थानिक घेरे में फेंक दिया। आपने उड़ते हुए खंजर चलाना सीख लिया है। उड़ते हुए खंजर, पद, नश्वर, महारत स्तर 1, विवरण, आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने खंजरों को नियंत्रित करें और उन्हें युद्ध क्षेत्र में दूर से ही मार गिराएं। ची की खपत इस बात पर निर्भर करेगी कि आप एक साथ कितने खंजर नियंत्रित कर रहे हैं और उनकी गति कितनी है। मिनली ने कभी सोचा भी नहीं था कि युआन इतनी कम समय में ये तकनीक सीख सकता है, इसलिए उसने मान लिया कि वह केवल तकनीक को इसलिए किनारे रख रहा है ताकि वह उसकी सलाह सुन सके और विश्राम क्षेत्र में जा सके। हालांकि जब मिनली ने देखा कि युआन रक्षात्मक कठपुतलियों वाले दूसरे क्षेत्र की ओर जा रहा है, तो उसने अपने खूबसूरत चेहरे पर हैरानी भरी नज़र से भौहें सिकोड़ लीं। ये क्या? ये कहाँ जा रहा है? युआन को एक कठपुतली के सामने खड़े देखकर मिनली मन ही मन सोचने लगी। कुछ क्षण बाद उसने देखा कि युआन ने एक बहुत ही सुंदर काला खंजर निकाला, जिसमें कोई विशेष आभा नहीं थी। कितना सुंदर हथियार है, लेकिन मुझे इससे कोई खास आभास नहीं हो रहा। क्या ये सिर्फ दिखने में अच्छा एक साधारण हथियार है? मिनली ने मन ही मन सोचा। जब उसने अभी तक तकनीक नहीं सीखी है तो वह अब हथियार क्यों निकाल रहा है? वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? इसी बीच युआन ने स्टाररी एबिस को अपनी हथेलियों पर सपाट रखा और उसने फ्लाइंग डैगर्स को सक्रिय कर दिया। अगले ही पल तारा में रसातल कांपने लगा और कुछ और सेकंड के बाद वह खंजर के चारों ओर एक सूक्ष्म लाल चमक के साथ हवा में तैरने लगा। क्या
जब मिनली ने युआन के ऊपर खंजर उड़ते देखा तो वह अचंभित होकर अनियंत्रित रूप से चिल्लाई, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। क्या वो परी मिन नहीं है? वो यहाँ क्या कर रही है? और क्या अभी अभी वो तेज आवाज उसी की थी? मुझे लगता है कि यह कोई और था। आखिर फेरी मिन अचानक क्यों चिल्लाएगी? तुम्हें क्या लगता है कि वह क्या देख रही है? क्या तुम्हें लगता है कि वह हमें ट्रेनिंग करते हुए देख रही होगी? ऐसा हो सकता है। चलो अब खुद को शर्मिंदा न करने की कोशिश करते हैं। अभ्यास क्षेत्र में मौजूद शिष्यों ने परी मिन को प्रभावित करने के लिए और भी अधिक तीव्रता से प्रशिक्षण शुरू कर दिया, लेकिन अफसोस उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि परी उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे। अभ्यास का मैदान है ना? मैं उड़ने वाले खंजरों को जल्द से जल्द आजमाना चाहता हूँ। मिनली के सुझाव के बाद युआन ने सिर हिलाया। फिर उसने प्रशिक्षण मैदान का पता लगाने के लिए अपने दिमाग में मौजूद नक्शे को याद करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण वहां खड़े रहने और सटीक स्थान का पता लगाने के बाद युआन ने प्रोफाउंड पवेलियन छोड़ दिया। बेशक मिनली भी कुछ ही देर बाद प्रोफाउंड पवेलियन छोड़कर युआन के पीछे पीछे एक पीछा करने वाले की तरह चली गई। कुछ समय बाद वे अभ्यास के मैदान में पहुंचे, जो एक विशाल और विस्तृत क्षेत्र था जो मीलों तक फैला हुआ था और 4 अलग अलग भागों में विभाजित था। उस क्षेत्र के एक हिस्से में स्टील से बनी हुई प्रतीत होने वाली बड़ी और लंबी दीवारें पूरे क्षेत्र में फैली हुई थीं, जबकि कुछ शिष्यों को इन स्टील की दीवारों पर मुक्के मारते हुए देखा जा सकता था। दूसरे क्षेत्र में लकड़ी से बनी 100 से अधिक मानव आकार की कठपुतलियां थीं, और ये कठपुतलियां स्पष्ट रूप से स्वयं हिल-डुल सकती थीं और शिष्यों के हमले से अपना बचाव कर सकती थीं। हालांकि ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि इन कठपुतलियों में शिष्य पर हमला करने की क्षमता थी। इसी बीच तीसरे क्षेत्र में भी कठपुतलियां थीं, और दूसरे क्षेत्र के विपरीत इन कठपुतलियों ने शिष्यों पर हमला किया, वह भी आक्रामक रूप से। चौथे क्षेत्र की बात करें तो वहां 1 दर्जन मध्यम आकार के अखाड़े थे और वर्तमान में उनमें कुछ शिष्य एक दूसरे के साथ अभ्यास कर रहे थे। दरअसल एक 5वां क्षेत्र भी था, बीच का क्षेत्र, लेकिन वह पूरी तरह से खाली था, सिवाय कुछ शिष्यों के जो आंखें बंद करके फर्श पर बैठे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वे साधना कर रहे हैं। युआन ने तुरंत ही इस जगह को शिष्यों के विश्राम स्थल के रूप में मान लिया, क्योंकि कोई भी समझदार साधक वास्तव में खुले में और इतने सारे लोगों और शोरगुल से घिरे हुए अपनी साधना नहीं करेगा। वो दीवारें क्या हैं, और वे उन्हें बार बार क्यों पीट रहे हैं? युआन ने उनकी असामान्य गतिविधियों को देखकर उत्सुकता भरी आवाज में बुदबुदाया। यह अवशोषण की दीवार है। कहा जाता है कि इस पर शारीरिक हमले अभेद्य हैं और इसमें पुनर्जीवन की क्षमता है। जो लोग अपनी पूरी ताकत का परीक्षण करना चाहते हैं, उनके बीच ये बहुत लोकप्रिय है। मिनली ने अचानक पीछे से जवाब दिया, जिससे वह थोड़ा चौंक गया। उन कठपुतलियों का क्या वे भी अविनाशी हैं? युआन ने बाद में उससे पूछा। नहीं, वे नहीं हैं, लेकिन अगर आप स्पिरिट वॉरियर नहीं हैं तो उन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल है, उसने कहा। अगर मुझसे गलती से कोई एक टूट जाए तो मुझे संप्रदाय को कितना मुआवजा देना होगा? युआन ने थोड़ी घबराहट भरी आवाज में पूछा। मिनली ने अपनी खूबसूरत भौहें उठाकर उसकी ओर देखा और कहा, मैं तो अपनी पूरी ताकत से भी इसे नहीं तोड़ सकती, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे 2 स्तर नीचे होते हुए भी इसे तोड़ सकते हो। खैर, हमेशा जरूरत से ज्यादा सावधान रहना भी ठीक नहीं है। आखिर ये महंगे दिखते हैं। मिनली अवाक रह गई। अपने प्रभावशाली पृष्ठभूमि के बावजूद युआन का व्यवहार किसी शक्तिशाली परिवार से संबंध रखने वाले व्यक्ति जैसा नहीं था। उसके आसपास भोलेपन और मासूमियत की एक स्पष्ट झलक थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा आकर्षण भी था जिसने उसकी दिलचस्पी को बनाए रखा। कुछ देर बाद मिनली ने कहा, कठपुतलियों को हुए किसी भी नुकसान के लिए आपको भुगतान नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आपको उन्हें तोड़ने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, युआन ने उससे कहा और फिर फ्लाइंग डैगर्स तकनीक को निकालकर उसे पढ़ना शुरू कर दिया। ये देखकर मिनली ने एक बार फिर अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। तुम अभी क्या कर रहे हो? उसने उससे पूछा। मैं तकनीक सीख रहा हूँ, युआन ने शांत स्वर में उत्तर दिया। क्या? मिनली की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अभ्यास क्षेत्र के बीचों बीच स्थित जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, क्यों ना आप वहां अभ्यास करें? वहां एक ऐसी आसन विधि है जो अवांछित शोर को दूर कर देती है, जिससे आपको अंदर पूर्ण शांति और सन्नाटा मिलेगा। हालांकि मिनली अपना वाक्य पूरा कर पाती, उससे पहले ही युआन ने तकनीक को बंद कर दिया और अपने चेहरे पर शांत भाव लिए उसे वापस अपने स्थानिक घेरे में फेंक दिया। आपने उड़ते हुए खंजर चलाना सीख लिया है। उड़ते हुए खंजर, पद, नश्वर, महारत स्तर 1, विवरण, आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने खंजरों को नियंत्रित करें और उन्हें युद्ध क्षेत्र में दूर से ही मार गिराएं। ची की खपत इस बात पर निर्भर करेगी कि आप एक साथ कितने खंजर नियंत्रित कर रहे हैं और उनकी गति कितनी है। मिनली ने कभी सोचा भी नहीं था कि युआन इतनी कम समय में ये तकनीक सीख सकता है, इसलिए उसने मान लिया कि वह केवल तकनीक को इसलिए किनारे रख रहा है ताकि वह उसकी सलाह सुन सके और विश्राम क्षेत्र में जा सके। हालांकि जब मिनली ने देखा कि युआन रक्षात्मक कठपुतलियों वाले दूसरे क्षेत्र की ओर जा रहा है, तो उसने अपने खूबसूरत चेहरे पर हैरानी भरी नज़र से भौहें सिकोड़ लीं। ये क्या? ये कहाँ जा रहा है?
युआन को एक कठपुतली के सामने खड़े देखकर मिनली मन ही मन सोचने लगी। कुछ क्षण बाद उसने देखा कि युआन ने एक बहुत ही सुंदर काला खंजर निकाला जिसमें कोई विशेष आभा नहीं थी। कितना सुंदर हथियार है, लेकिन मुझे इससे कोई खास आभास नहीं हो रहा। क्या ये सिर्फ दिखने में अच्छा एक साधारण हथियार है? मिनली ने मन ही मन सोचा। जब उसने अभी तक तकनीक नहीं सीखी है तो वह अब हथियार क्यों निकाल रहा है? वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? इसी बीच युआन ने स्टाररी एबिस को अपनी हथेलियों पर सपाट रखा और उसने फ्लाइंग डैगर्स को सक्रिय कर दिया। अगले ही पल तारा में रसातल कांपने लगा और कुछ और सेकंड के बाद वह खंजर के चारों ओर एक सूक्ष्म लाल चमक के साथ हवा में तैरने लगा। क्या? जब मिनली ने युआन के ऊपर खंजर उड़ते देखा तो वह अचंभित होकर अनियंत्रित रूप से चिल्लाई, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। क्या वो परी मिन नहीं है? वो यहाँ क्या कर रही है? और क्या अभी अभी वो तेज आवाज उसी की थी? मुझे लगता है कि यह कोई और था। आखिर फेरी मिन अचानक क्यों चिल्लाएगी? तुम्हें क्या लगता है कि वह क्या देख रही है? क्या तुम्हें लगता है कि वह हमें ट्रेनिंग करते हुए देख रही होगी? ऐसा हो सकता है। चलो अब खुद को शर्मिंदा न करने की कोशिश करते हैं। अभ्यास क्षेत्र में मौजूद शिष्यों ने परी मिन को प्रभावित करने के लिए और भी अधिक तीव्रता से प्रशिक्षण शुरू कर दिया, लेकिन अफसोस उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि परी उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे। अगर वह मुझसे साधना में पूरे 2 स्तर नीचे होते हुए भी एक नश्वर स्तर की तकनीक से एक प्रशिक्षण कठपुतली को नष्ट कर सकता है, तो मेरे मिनली के लिए भी ऐसा क्यों न कर पाना असंभव है। मिनली ने अपने चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव लिए मन ही मन सोचा, जैसे युआन के शानदार प्रदर्शन को देखकर उसे लगा मानो उसने उसे चुनौती दी हो। अभ्यास क्षेत्र में युआन समेत मौजूद हर शिष्य ने अपना काम रोककर मिनली को देखा, जो एक प्रशिक्षण कठपुतली के सामने हाथों में एक साधारण तलवार लिए खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक गंभीर लेकिन फिर भी सुंदर भाव था। चूंकि उसने एक साधारण हथियार और नश्वर श्रेणी की तकनीक का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं भी ऐसा ही करूंगी। मिनली ने मन ही मन सोचा और अपनी तलवार और दिमाग को तैयार किया। एक गहरी सांस लेने के बाद मिनली हिली। उसने हाथ में तलवार लिए हुए कांपते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। हाँ, मिनली ने अपने हाथों में तलवार घुमाते हुए जोर से चिल्लाया। बूम! प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कठपुतली टक्कर के बाद कई मीटर दूर जा गिरी। वाह, परी मिन से यही उम्मीद थी। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि वह नश्वर स्तर की तकनीक से इतनी ताकत का प्रदर्शन कर सकती है। ये सच है, लेकिन उस दूसरे शिष्य की तुलना में इसमें कुछ कमी सी महसूस हुई। मुझे लगता है वहां मौजूद शिष्यों में से एक ने अचानक बुदबुदाया, अरे बेवकूफ, ये बात जोर से मत बोलो। अगर फेरी मिन सुन ले तो क्या होगा? दूसरे ने फुसफुसाते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। शिष्यों की बातें सुनकर मिनली की भौहें थोड़ी सी फड़क उठी, लेकिन उसने ऐसा दिखाया जैसे उसने कुछ सुना ही न हो और अपना ध्यान ट्रेनिंग पपेट पर केंद्रित कर लिया। कुछ ही क्षण बाद प्रशिक्षण कठपुतली वापस आ गई और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, इतने जोरदार प्रहार के बावजूद कठपुतली को कोई नुकसान नहीं हुआ था। मिनली ने भौहें चढ़ाकर ट्रेनिंग पपेट को घूरा, लेकिन वह निराश नहीं हुई, क्योंकि पिछला हमला तो सिर्फ एक वार्म अप था। एक और गहरी सांस लेने के बाद मिनली ने अपना दूसरा वार किया और उसके हाथ में मौजूद तलवार से पहले की तुलना में और भी अधिक शक्तिशाली आभा निकली। बूम! हमले के कारण ट्रेनिंग पपेट एक बार फिर हवा में उड़ गया। वाह, ये प्रहार पिछले प्रहार से कम 2 गुना शक्तिशाली था, और इसने तो दूसरे शिष्य के शुरुआती हमलों को भी मात दे दी। परी मिन से यही उम्मीद थी। मुझे पता था कि उसका पहला हमला तो बस एक वार्म अप था। हालांकि शिष्यों की प्रशंसा के बावजूद मिनली को जरा भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि प्रशिक्षण कठपुतली को नष्ट करना पर्याप्त नहीं था। कुछ क्षण बाद ट्रेनिंग पपेट उसके पास लौट आया और उसके शरीर पर एक हल्की सी दरार थी, लेकिन ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी और इसे केवल सटीक क्षति ही माना जा सकता था। ये कैसे संभव है? मिनली मन ही मन सोचने लगी। भले ही मैं एक साधारण हथियार का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन 10 साल से अधिक के प्रशिक्षण के बाद इस नश्वर श्रेणी की तकनीक में मेरी महारत चरम पर पहुँच चुकी है। फिर भी यह उसकी उड़ने वाली कटार की तकनीक से तुलना नहीं कर सकती, जिसे उसने कुछ ही समय पहले सीखा है। ये समझ से परे है। जब तक कि मिनली ने युआन के हाथ में मौजूद खूबसूरत हथियार को देखने के लिए अपनी ओर मुड़ा। कहीं ये कोई साधारण हथियार तो नहीं? मैं इसकी आभा की कमी से धोखा खा गया था। ये हथियार निश्चित रूप से एक शक्तिशाली खजाना है। प्राचीन परिवार का कोई सदस्य साधारण हथियार लेकर नहीं घूमेगा। अगर ऐसा है तो मैं भी अपना निजी हथियार इस्तेमाल करूंगा। युआन की तारामयी खाई वास्तव में एक खजाना थी, न कि कोई साधारण हथियार। इस बात को खुद को समझाने के बाद मिनली ने अपनी साधारण तलवार को एक तरफ रख दिया और एक दूसरी तलवार निकाली, एक खूबसूरत नीली तलवार जो एक तीक्ष्ण और गहन आभा उत्सर्जित करती थी, जिसे देखकर शिष्यों की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। ये रहा परी मिन का स्वर्ग स्तरीय खजाना, शाश्वत परिसुई। वाह, उस तलवार का ब्लेड तो अविश्वसनीय रूप से पतला है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा।
लेकिन क्या इससे इसकी मजबूती पर असर नहीं पड़ेगा? क्या तुम मूर्ख हो? ये तो स्वर्ग स्तरीय खजाना है। खजाने को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। भले ही इसका ब्लेड बेहद पतला हो, लेकिन यह वास्तव में चौड़ी तलवारों से भी अधिक टिकाऊ है, कम से कम मैंने तो यही सुना है। जब शिष्य आपस में कुछ बुदबुदा रहे थे, तब मिनली ने तीसरे वार के लिए खुद को तैयार किया। कुछ देर बाद मिनली जोर से चिल्लाते हुए आगे बढ़ी। हा, उसके हाथ में मौजूद शाश्वत परी सुई तेजी से आगे बढ़ी और सीधे प्रशिक्षण कठपुतली की छाती पर जा लगी। धमाका! प्रशिक्षण कठपुतली को रॉकेट लॉन्चर से दागे जाने की तरह हवा में उछाला गया और वह कई मीटर दूर तीसरे अभ्यास क्षेत्र में जा गिरी। हे भगवान, कितना शक्तिशाली प्रहार! मुझे नहीं लगता कि मैंने पृथ्वी स्तर की तकनीकों को भी इतनी शक्ति प्रदर्शित करते देखा है। क्या आपको लगता है कि फेरी मिन ने अभी अभी किए गए उस प्रहार से ट्रेनिंग पपेट को नष्ट कर दिया? बिल्कुल, ट्रेनिंग पपेट का इससे बच पाना नामुमकिन था। हालांकि सभी को आश्चर्यचकित करते हुए ट्रेनिंग पपेट कुछ ही क्षणों बाद वापस आ गया। उसकी छाती में केवल एक बड़ी दरार थी। ये क्या बकवास है? क्या ट्रेनिंग पपेट्स वाकई इतने टिकाऊ होते हैं, इतने कि ये स्वर्ग स्तरीय खजाने का भी सामना कर सकें? अगर ऐसा है तो वह शिष्य कितना शक्तिशाली होगा जिसने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। शिष्य ये जानकर अचंभित रह गए कि एक प्रशिक्षण कठपुतली को नष्ट करना कितना कठिन था, और वे सभी युवान की ओर देखने लगे जो वहां भोले भाले चेहरे के साथ आश्चर्यचकित निगाहों से खड़ा था। इसी बीच मिनली ने प्रशिक्षण कठपुतली को थोड़े गुस्से भरे भाव से देखा। उसे कई सालों में पहली बार गुस्सा आया था। एक प्रतिभाशाली छात्रा होने के नाते, जिसकी अक्सर उसके आसपास के लोग प्रशंसा करते हैं और जिसके जीवन में बहुत कम प्रतिद्वंद्वी हैं, अचानक एक ऐसे व्यक्ति से सामना होने पर जिससे उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती, उसे गुस्सा आना स्वाभाविक था। और तो और सैकड़ों अन्य शिष्य भी उसे देख रहे थे। मुझे पता है कि मैंने उसे चुनौती देने का फैसला करके खुद ही यह मुसीबत खड़ी की है, लेकिन मैंने उसे बहुत कम आंका है। अगर मैंने ट्रेनिंग पपेट को नष्ट नहीं किया तो मेरी इज्जत दांव पर लग जाएगी। मिनली ने मन ही मन सोचा, जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो मुझे पूरी कोशिश करनी होगी, भले ही मुझे थोड़ी बहुत बेईमानी करनी पड़े। अगर मैंने आज एक ट्रेनिंग पपेट को नष्ट नहीं किया तो इससे न सिर्फ मेरी प्रतिष्ठा बल्कि मेरे परिवार पर भी असर पड़ेगा। मैं ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने दे सकती, चाहे मुझे अपनी सारी इज्जत कुर्बान ही क्यों न करनी पड़े। मिनली ने मन ही मन सोचा। कुछ देर बाद उसने एक गहरी सांस ली और फिर एक अनोखी मुद्रा अपनाई। जब अन्य शिष्यों ने ये देखा और उसकी मुद्रा को पहचान लिया तो वे तुरंत उत्साह से चिल्ला उठे। यह मिन परिवार की सबसे शक्तिशाली तकनीक है, एक दिव्य श्रेणी की तकनीक। क्या वह नश्वर स्तर की तकनीक से दिव्य स्तर की तकनीक की ओर जा रही है? क्या वह उस प्रशिक्षण कठपुतली को इतनी बुरी तरह नष्ट करना चाहती है? अच्छा, जरा सोचो कि तुम उसकी जगह पर हो। उसी ने उस शिष्य को चुनौती देने का फैसला किया था जिसने ट्रेनिंग पपेट को नष्ट कर दिया था। अगर वह हार जाती है तो इससे उसकी और उसके परिवार की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा, और तुम जानती हो कि 7 प्रतिष्ठित परिवार अपनी प्रतिष्ठा को कितना महत्व देते हैं। लेकिन उस शिष्य ने नश्वर स्तर की तकनीक का इस्तेमाल किया, और वह भी उड़ने वाले खंजर की तकनीक, जो कमजोर मानी जाती है। अगर वह दिव्य स्तर की तकनीक का इस्तेमाल करती है तो क्या ये धोखा नहीं होगा और उसकी हार ही मानी जाएगी? हाँ, ठीक है, लेकिन कम से कम ट्रेनिंग पपेट को नष्ट करने के लिए वह अपनी थोड़ी इज्जत तो बचा लेगी। जब शिष्य आपस में कुछ बुदबुदा रहे थे, मिनली ने अपने अगले और अंतिम हमले पर ध्यान केंद्रित किया। यहाँ तक कि उसने एक नई प्रशिक्षण कठपुतली भी चुनी जिसमें कोई दरार नहीं थी, ताकि यह थोड़ा अधिक निष्पक्ष हो सके। इससे मेरी बदनामी तो जरूर होगी, लेकिन कम से कम मैं ट्रेनिंग पपेट को तो नष्ट कर दूंगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मिनली ने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे जमीन थोड़ी कांप उठी, और उसने अपने हाथों में मौजूद तलवार को घुमाया जिससे एक गहन आभा निकल रही थी। हा, मिनली ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए अपने शरीर की हर एक बूंद को अपनी आवाज के साथ बाहर निकालने की कोशिश की। बूम! टक्कर होते ही एक धमाका हुआ और ट्रेनिंग पपेट एक टूटते तारे की तरह उड़ता हुआ कई अन्य ट्रेनिंग पपेट से टकरा गया। हे भगवान! जब अन्य शिष्यों ने दिव्य स्तर की तकनीक की विनाशकारी शक्ति देखी तो वे दंग रह गए। इतने शक्तिशाली प्रहार के बाद प्रशिक्षण कठपुतली का फिर से हिलना डुलना नामुमकिन था। हा, क्या मैंने इसे नष्ट कर दिया? मिनली थकी हुई सी लग रही थी और हौंफते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। दिव्य श्रेणी की तकनीक ने उसकी लगभग सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को समाप्त कर दिया था, जिससे खड़े रहना जैसी सरल चीज भी उसके लिए एक कठिन कार्य बन गई थी। अन्य शिष्य भी घबराए हुए भावों के साथ देख रहे थे। उनकी निगाहें मिनली के हमले के बाद जमा हुए प्रशिक्षण कठपुतलियों के ढेर पर टिकी हुई थीं। कुछ क्षण बाद प्रशिक्षण कठपुतलियां एक बार फिर से हिलने लगीं और धीरे धीरे अपने मूल स्थानों पर लौट आईं। हालांकि शिष्यों और मिनली को अन्य प्रशिक्षण कठपुतलियों की परवाह नहीं थी, उन्हें केवल उसी कठपुतली की परवाह थी जिसे उसने मारा था। 2 मिनट बाद वे आखिरकार उस ट्रेनिंग पपेट को देख पाए जिस पर मिनली ने हमला किया था।
असंभव। मिनली ने अपने चेहरे पर स्पष्ट अविश्वास के साथ बुदबुदाया, क्योंकि जिस ट्रेनिंग पपेट पर उसने प्रहार किया था वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, जिसकी छाती पर एक लंबा और गहरा घाव था और किसी कारण से वह काफी डरावना लग रहा था। कुछ क्षण बाद प्रशिक्षण कठपुतली एक बार फिर मिनली के सामने खड़ी थी, स्पष्ट रूप से अभी भी कार्यशील थी और पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी, हालांकि इसे इतना नुकसान पहुंचा था कि कोई भी साधक तुरंत मर जाता। ये कैसे संभव है? वहां मौजूद अन्य शिष्य भी अविश्वास में थे और उन्होंने अपने चेहरों पर भयभीत भाव लिए युआन की ओर देखा। यदि युआन एक नश्वर श्रेणी की तकनीक से प्रशिक्षण कठपुतली को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, जबकि मिनली एक दिव्य श्रेणी की तकनीक और स्वर्ग श्रेणी के खजाने के साथ भी वही परिणाम प्राप्त नहीं कर सका, तो वह कितना अधिक शक्तिशाली है। धिक्कार है। आखिर यह शिष्य युआन कौन है? मिनली मन ही मन रोई और गुस्से से भरे चेहरे के साथ युआन को घूरने लगी। इसी बीच युआन, जिसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मिनली ने उसे चुनौती दी है, ने उससे कहा, वाह, ये तो बहुत ही शक्तिशाली तकनीक थी। मैं बहुत प्रभावित हुआ। तारांकन खांसी। युआन की बातों को सुनकर मिनली लगभग खून की उल्टी करने ही वाली थी, क्योंकि उसने इसे उपहास समझ लिया था। ये पहली बार है जब मुझे इस तरह से अपमानित किया गया है। उसने तो मुझे चुनौती देने की हिम्मत करने पर भी मेरा मजाक उड़ाया। हालांकि मिनली जितनी भी निराश थी, वह युआन पर गुस्सा नहीं थी, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि सबसे पहले उसने ही उसे चुनौती दी थी और यहाँ तक कि खुद को पर्याप्त मजबूत न होने के लिए दोषी भी ठहराया था। कुछ समय बाद मिनली ने युआन से पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं 18 साल का, युआन ने शांत भाव से जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मिनली ने हैरानी भरे भाव से उसे घूर कर देखा। वह मेरी ही उम्र का है, फिर भी हम दोनों में इतना बड़ा अंतर है। वह निश्चित रूप से 4 प्राचीन परिवारों में से एक है। अब तो मुझे लगभग यकीन हो गया है। मिनली मन ही मन रोई। खैर, मैं अब घर वापस जा रहा हूँ। युआन मुड़ा और चला गया। हालांकि मिनली ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, 1 मिनट रुको। जी। युआन ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। मैं अगली बार तुमसे नहीं हारूंगी। तुम्हारी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, अगली बार मैं ही जीतूंगी। मिनली ने दृढ़ निश्चय के साथ घोषणा की। ओह, ठीक है। युआन ने हैरानी से अपनी भौहें उठाईं, क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रही है, लेकिन उसने सोचा कि सिर हिलाकर बात मान लेना ही सबसे अच्छा होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मिनली अवाक रह गई। क्या वाकई उसकी नज़रों में वह इतनी तुच्छ है? क्या 4 प्राचीन परिवार वाकई 7 विरासत परिवारों से इतने अधिक शक्तिशाली हैं? बस देखते रहो। भले ही अभी मैं तुम्हारी नज़रों में एक चींटी से ज़्यादा कुछ न हूँ, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें पीछे छोड़कर तुम्हें अपने बराबर साबित कर दूंगी। युआन को अभ्यास क्षेत्र से गायब होते देख मिनली ने मन ही मन कसम खाए। इसी बीच युआन अपने घर लौट आया और ऐसा व्यवहार करने लगा जैसे कुछ खास हुआ ही न हो। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने मिनली को उसे प्रतिद्वंद्वी समझने पर मजबूर कर दिया था। वह बाहरी प्रांगण का शिष्य कौन था? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, नहीं मैं उसका चेहरा पहचानता हूँ। क्या यहाँ कोई उसे जानता है? वहाँ मौजूद शिष्यों में से एक ने अचानक जोर से पूछा। नहीं, मैंने भी उसे पहले कभी यहाँ नहीं देखा है और मैं लगभग हर दिन इस जगह पर आता हूँ। मैं भी नहीं, मैंने पिछले 2 सालों से बिना एक भी दिन छोड़े यहाँ हर दिन ट्रेनिंग की है और मैं उसे पहचानता भी नहीं हूँ। चूंकि वहाँ मौजूद किसी ने भी युआन की पहचान नहीं की, इसलिए सभी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से फेरीमिन की ओर देखा। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उनमें से एक ने उससे पूछने का फैसला किया, परिमिन, क्या आप जानती हैं कि वह बाहरी दरबार की शिष्या कौन थी? मैं उसे नहीं जानती, मिनली ने चिड़चिड़े स्वर में जवाब दिया और फिर खड़ी होकर अपने कपड़ों और घुटनों को थपथपाया। अपना रूप रंग ठीक करने के बाद मिनली रोने की इच्छा को दबाते हुए चली गई, क्योंकि अनजाने में ही उसे इतने सारे शिष्यों के सामने युआन से अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा था, जिससे निश्चित रूप से उसकी प्रतिष्ठा और संभवतः उसके परिवार की प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ेगा। कुछ देर बाद जब मिनली वहां से चली गई तो अभ्यास कक्ष में मौजूद शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, क्या आपने देखा कि परिमिन अभी कितनी उदास लग रही थी? मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम इस बारे में बात न करें। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आखिरकार फेरी मिन के बारे में बुरा बोलना मिन परिवार के मुंह पर तमाचा मारने जैसा है और मैं 7 विरासत परिवारों में से किसी एक को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। मैं भी, मुझे आज यहाँ कुछ भी नहीं दिखा। अच्छा, तो चलो मान लेते हैं कि आज यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि भले ही वहाँ मौजूद अधिकांश शिष्य आज हुई घटना को गुप्त रखने पर सहमत हो गए हों, फिर भी उनमें से कुछ ऐसे जरूर होंगे जो चुप नहीं रह सकेंगे और अभ्यास स्थल पर हुई घटना के बारे में दूसरों को बता देंगे, जो जल्दी ही पूरे संप्रदाय में अफवाह के रूप में फैल जाएगी। सौभाग्य से परिमिन के लिए चूंकि शुरू में केवल कुछ ही लोगों ने इसके बारे में बात की थी, इसलिए अन्य शिष्यों ने इस अफवाह को सुनकर संदेह किया, क्योंकि यह अविश्वसनीय रूप से अविश्वसनीय थी। क्या परिमिन एक अज्ञात बाहरी दरबारी शिष्य से चुनौती में हार गई? ये तो बेहद चौंकाने वाली बात है।
बाहरी दरबार के किसी अज्ञात शिष्य ने एक साधारण खंजर और एक नश्वर श्रेणी की तकनीक, उड़ने वाले खंजर की तकनीक का उपयोग करके एक प्रशिक्षण कठपुतली को नष्ट कर दिया। ये कैसे संभव है? तुम जरूर सपना देख रहे होगे। फेरी मिन किसी मामूली इंसान से हार ही नहीं सकती। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। अगर तुम अभी अभ्यास क्षेत्र में जाओगे तो तुम्हें कई टूटी फूटी प्रशिक्षण कठपुतलियाँ दिखाई देंगी। ये सब नुकसान उस बाहरी दरबार के शिष्य ने किया है। अफवाहें फैलाने वाले शिष्य ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा कि किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? जाहिर है, अभ्यास क्षेत्र में टूटी हुई प्रशिक्षण कठपुतलियाँ तो होंगी ही। क्या तुम्हें पता है वहाँ हर दिन कितने शिष्य अभ्यास करते हैं? मैंने खुद एक दिन में 1000 से ज़्यादा बार मारकर एक कठपुतली तोड़ दी थी। मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन अगर तुमने फेरी मिन के बारे में नकारात्मक बातें फैलाना जारी रखा तो मैं खुद तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। दफा हो जाओ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वह शिष्य अवाक रह गया। 1 मिनट सोचने के बाद उसे समझ आया कि कोई उस पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि घटना इतनी अविश्वसनीय थी। अगर उसने खुद ये सब न देखा होता तो वह भी निश्चित रूप से इन शिष्यों की तरह ही प्रतिक्रिया करता। इसी बीच अपने कमरे में लौटने के बाद मिनली बिस्तर पर गिर पड़ी, अपना सिर तकिए में दबाकर फूट फूट कर रोने लगी। आज की हार के बाद उसने अपनी सारी निराशा अकेले ही निकाल दी। कुछ देर बाद मिनली जोर से चिल्लाई, मैं कसम खाती हूँ कि अगली बार मैं तुमसे नहीं हारूंगी। शिष्य युआन अपने कमरे में आरामदेह बिस्तर पर लेटा हुआ हवा में तैरते तारा में रसातल को निहार रहा था। हालांकि वह इस तकनीक में महारत के दूसरे स्तर तक पहुंच चुका था, फिर भी उसे इससे संतुष्टि नहीं मिल रही थी, क्योंकि यह उसे उड़ने वाली तलवार की याद दिलाती थी। उम्मीद है कि मैं जल्द ही उड़ने वाली तलवार को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाऊंगा, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया। गाइड बुक को थोड़ा और पढ़कर ये तय करने के बाद कि वह कल कहाँ जाना चाहता है, युआन ने गेम से लॉग ऑफ कर दिया और वास्तविक दुनिया में साधना करने चला गया जब तक कि यूरू स्कूल से लौटकर उसे रात का खाना नहीं खिला देती। पूरे 1 हफ्ते से सोया न होने के बावजूद मुझे थकान महसूस नहीं हो रही, बल्कि ऊर्जा से भरपूर महसूस हो रहा है। पता नहीं यह मेरे लिए वाकई अच्छा है या नहीं। युआन ने मन ही मन सोचा और साधना की एक और रात के लिए खुद को तैयार करते हुए अपने मन को शांत किया। हालांकि पिछले कुछ दिनों के विपरीत युआन ने पूरी रात साधना नहीं की और सोने से पहले केवल कुछ घंटों के लिए ही साधना करने का फैसला किया। अगली सुबह यूरू ने उससे कहा, भाई डॉक्टर वांग आज सुबह थोड़ी देर में आएंगे। क्या आप उनके काम खत्म होने तक खेल खेलना जारी रख सकते हैं? मुझे स्कूल जाना है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेशू यहीं रहेगी। ठीक है, युआन ने कहा। यूरू के स्कूल जाने के बाद युआन साधना करने लगा, तभी किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। युवा स्वामी, डॉक्टर वांग आपसे मिलने आए हैं। मेशो ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, उसे अंदर आने दो, युआन ने जवाब दिया। कुछ ही देर बाद डॉक्टर वांग मेशो के साथ कमरे में दाखिल हुए। युवक, आप आजकल कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपके शरीर में कहीं दर्द है? क्या आपको सामान्य से कुछ अलग महसूस हो रहा है? डॉक्टर वांग ने उनसे पूछा। नहीं, मैं हमेशा की तरह बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, युआन ने तुरंत जवाब दिया। हमेशा की तरह बढ़िया। डॉक्टर वांग ने हैरानी से अपनी भौहें उठाईं। आमतौर पर युआन की हालत में कोई भी बढ़िया महसूस करने का दावा नहीं करता। जी, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं आज आपके शरीर की जांच के लिए कुछ उपकरण लाया हूँ, लेकिन चूंकि यह पोर्टेबल उपकरण है इसलिए अस्पताल में मौजूद उपकरणों से कमज़ोर है, इसलिए मुझे आपके कपड़े उतारने होंगे। डॉक्टर वांग ने मेशो की ओर मुड़कर कहा, क्या आप उपकरण तैयार करते समय युवा मालिक को कपड़े उतारने में मदद करेंगी? धन्यवाद। ओह, मेशो के चेहरे पर एक अवाक और उलझन भरा भाव दिखाई दिया, लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया और थोड़ी देर बाद वह बिस्तर पर युआन के पास गई। माफ़ कीजिए छोटे मालिक, मैं अब आपके कपड़े उतार रही हूँ, मेशो ने बिस्तर के पास पहुंचकर उनसे कहा। आगे बढ़ो, युआन ने कहा। मेशो ने घबराकर घूंट भरा और कांपते हाथों से युआन के पायजामे की ओर हाथ बढ़ाया। हालांकि यूरू ने उसे विशेष रूप से युआन को तब तक न छूने के लिए कहा था जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो, लेकिन उसने उसे डॉक्टर वांग की सहायता करने के लिए भी कहा था यदि वह मदद का अनुरोध करें, जो एक दूसरे के विरोधाभासी थे और मेशो को एक कठिन परिस्थिति में डाल दिया था। कुछ क्षण बाद मेशो ने युआन के सारे कपड़े उतार दिए और वह पूरी तरह नंगा हो गया। ओह, जब डॉक्टर वांग ने यह देखा तो उन्होंने असहज स्वर में कहा, आपको उसके अंडरवियर उतारने की जरूरत नहीं थी। मुझे बहुत खेद है छोटे मालिक, मैं अभी ठीक से सोच नहीं पा रही थी। अपनी गलती का एहसास होने पर मेशो ने घबराए हुए स्वर में कहा, और वह जल्दी से युआन के अंडरवियर को वापस पहनाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अफसोस, घबराहट और जल्दबाजी में उसने अनजाने में किसी नर्म चीज़ को छू लिया। अगर उस युवती को पता चल गया कि मैंने अपने हाथों से स्वामी के शरीर को गंदा किया है तो वह मुझे जान से मार डालेगी। मेशो ने अपनी गलती का एहसास होने पर मन ही मन रोते हुए कहा।
हाहा, युआन अचानक हंस पड़ा और बोला, मेइशो, तुम हमेशा से ही अनाड़ी रही हो। इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। लेकिन वो युवती, अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो मैं भी कुछ नहीं कहूंगा, युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मेइशो अवाक रह गई। क्या वह वाकई यूरू से यह बात छुपा कर रखेगी? मैं समझ गई, युवा स्वामी। धन्यवाद और क्षमा करें। मेइशो ने युआन के सामने झुककर अभिवादन किया, भले ही युआन इसे देख नहीं पाएगा। डॉक्टर वांग ने ये देखकर अपना सिर हिलाया, लेकिन यह उनका मामला नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ समय बाद डॉक्टर वांग अपने पास रखे उपकरणों के साथ बिस्तर के पास पहुंचे। हालांकि युआन का शव देखकर डॉक्टर वांग की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। युवा स्वामी, आपके शरीर को क्या हुआ? डॉक्टर वांग ने स्तब्ध स्वर में कहा। क्या मेरे शरीर को कुछ हुआ है? युआन की भौहें चिंता से सिकुड़ गईं। नहीं, बात बस इतनी है कि पिछले हफ्ते की तुलना में आपका शरीर काफी मजबूत और मांसपेशियों में स्पष्ट रूप से अधिक दिख रहा है, मानो आपने खूब कसरत की हो। डॉक्टर वांग ने अचंभित स्वर में कहा, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। आखिरकार, एक अपंग व्यक्ति जो अपनी गर्दन के नीचे का कोई भी अंग हिला नहीं सकता, उसे अचानक मांसपेशियां कैसे मिल सकती हैं, जबकि वह सारा दिन बिस्तर पर लेटा रहता है? मेइशो ने जिज्ञासावश युआन के शरीर पर एक नज़र डाली और वाकई, उसके शरीर पर कुछ विशिष्ट उभार थे, कुछ ऐसा जो उसने पहले ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वह बहुत घबराई हुई थी। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, युआन ने ये कहते हुए बात जारी रखी, हालांकि उसे इस बात का कुछ अंदाजा था कि इसका कारण क्या हो सकता है, और उसने आगे कहा, शायद इसलिए कि मैं हर भोजन में एक के बजाय 3 कटोरी सूप पी रहा हूँ। ओह! डॉक्टर वांग अवाक रह गए। अगर हर भोजन में 3 कटोरी सूप पीने से बिना कुछ किए ही मांसपेशियां बन जाती, तो दुनिया का हर इंसान तीनों वक्त सूप पीता। बल्कि युआन को मोटा होना चाहिए था, लेकिन एक नज़र में ही पता चल जाता था कि युआन के शरीर की मांसपेशियां असली थीं, चर्बी नहीं। माफ़ कीजिए, युवा स्वामी, मैं आपके शरीर पर एक नज़र डालने जा रहा हूँ। डॉक्टर वांग ने युआन की मांसपेशियों की कठोरता का परीक्षण करना शुरू कर दिया। हे भगवान, उसकी मांसपेशियां तो मेरी मांसपेशियों से भी ज़्यादा मजबूत हैं। भले ही मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मुझे उस युवा मालिक से नहीं हारना चाहिए जिसने कई सालों से कोई काम नहीं किया है। डॉक्टर वांग ने जल्दी से किए गए आकलन के बाद मन ही मन कहा। क्या यह अच्छी बात है? डॉक्टर वांग गंभीर भाव से सोचने लगे क्योंकि उन्हें युआन की स्थिति का निदान करने में अनिश्चितता हो रही थी। वैसे तो मांसपेशियों का बढ़ना अच्छी बात होती है, लेकिन युआन जैसे व्यक्ति के लिए ये परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि वह अपने शरीर का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या होगा अगर उसकी मांसपेशियां इतनी बढ़ जाएं कि युआन के शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लगें? कुछ समय बाद डॉक्टर वांग ने कोई भी निर्णय लेने से पहले युआन के शरीर को स्कैन करने का फैसला किया। इसके बाद डॉक्टर वांग ने युआन के शरीर पर बड़े कंगन जैसे दिखने वाले 4 उपकरण लगाए, प्रत्येक अंग पर एक एक। इसके बाद डॉक्टर वांग ने युआन के पूरे शरीर पर 1 दर्जन तार वाले सेंसर लगाए और उन्हें बिस्तर के बगल में रखे मॉनिटर से जोड़ दिया। अब मैं आपके शरीर को स्कैन करने जा रहा हूं, युवा स्वामी। डॉक्टर वांग ने मॉनिटर पर एक बटन दबाते हुए कहा। कुछ क्षण बाद उपकरण नियॉन हरे रंग में चमकने लगा और तार से जुड़े सेंसर भी चमकते हुए हल्के से कांपने लगे। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद डॉक्टर वांग मॉनिटर पर युआन के शरीर का एक्सरे देख सके। ये क्या है? परिणाम देखकर डॉक्टर वांग ने स्तब्ध स्वर में बुदबुदाया। डॉक्टर वांग ने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें मलीं और फिर से मॉनिटर की ओर देखा, और वाकई वह सपना नहीं देख रहे थे और उन्हें युआन की हड्डियां हल्की सुनहरी चमकती हुई दिखाई दे रही थीं। क्या ये सिस्टम में कोई गड़बड़ी है? डॉक्टर वांग तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचे क्योंकि यही एकमात्र तार्किक कारण था जो उन्हें सूझ रहा था। खैर, यह उपकरण अस्पताल में मौजूद उपकरणों जितना शक्तिशाली या सटीक नहीं है, इसलिए कभी कभी ऐसी गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन एहतियात के तौर पर मैं इसे दोबारा करूंगा। डॉक्टर वांग ने युआन के शरीर को दोबारा स्कैन करने से पहले मॉनिटर को फिर से चालू किया। कुछ मिनट बाद वही परिणाम वापस आए, लेकिन और भी अधिक स्पष्टता के साथ। ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यंग मास्टर की हड्डियों पर सोने के चिन्ह खुदे हुए हैं? डॉक्टर वांग इस बार सचमुच अवाक रह गए, क्योंकि उन्हें इस घटना का कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा था सिवाय इसके कि यह सॉफ्टवेयर में कोई अजीब गड़बड़ी हो सकती है। आखिर युआन की हड्डियों पर सोने के चिन्ह खुदे होने का कोई तरीका ही नहीं था, क्योंकि इसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती, जो युआन ने स्पष्ट रूप से कभी नहीं करवाई थी। कुछ देर बाद युआन ने उससे पूछा, क्या सब ठीक है? जी, आपकी हड्डियां ठीक लग रही हैं, डॉक्टर वांग ने जल्दबाजी में कहा, सुनहरे प्रतीकों को सिस्टम में एक गड़बड़ी मानते हुए। युआन के एक्सरे की जांच करने के बाद डॉक्टर वांग ने युआन के रक्त और कुछ अन्य चीज़ों की जांच की। जब जांच के नतीजे आए और कोई असामान्यता नहीं पाई गई, तो डॉक्टर वांग ने कहा, ठीक है युवा स्वामी, आपकी जांच पूरी हो गई है। आपका शरीर हमेशा की तरह स्वस्थ है और आपके रक्त में कोई समस्या नहीं है।
वास्तव में मैं तो ये भी कहूँगा कि हर बार जब मैं आपको देखता हूँ तो आप और स्वस्थ होते जा रहे हैं। मेरे जाने से पहले क्या आपके कोई प्रश्न हैं, युवा स्वामी? जी हाँ, डॉक्टर वांग, क्या मेरी यह हालत वाकई किसी अज्ञात और पता न चल पाने वाली बीमारी के कारण है? युआन ने अचानक पूछा। आखिरकार, अगर निर्मल ओस और फैंग यिक्सियाओ के फीनिक्स रक्त का उस पर वास्तविक जीवन में प्रभाव पड़ा था, तो फीनिक्स रक्त ने उसकी हालत ठीक क्यों नहीं की, जबकि माना जाता है कि यह सभी बीमारियों और चोटों को ठीक करता है? वह अभी भी अपंग क्यों है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर वांग ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, युवक, मैं आपको ये बात पहले भी कई बार बता चुका हूँ, लेकिन हमें आपके शरीर में कोई खराबी नहीं मिली है। आपका रक्त, आपकी हड्डियां, आपकी मांसपेशियां, आपके शरीर में जिन भी चीज़ों की जांच की जा सकती थी, उन सभी की जांच हमने कई बार की है। फिर भी परिणाम हमेशा एक ही रहे हैं, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। ये सब देखते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई स्वस्थ व्यक्ति अचानक अपने शरीर को हिलाने डुलाने और देखने की क्षमता खो दे, इसलिए हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह कोई नई बीमारी है जो हमारी मौजूदा तकनीक से अप्रभावित है। मुझे बहुत खेद है कि मैं आपकी और अधिक सहायता नहीं कर पा रहा हूँ, युवा स्वामी। मुझे आपके सामने खुद को डॉक्टर कहने में भी शर्म आती है। डॉक्टर वांग ने आह भरी। आपको दोषी महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर वांग। मैं समझता हूं कि इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर ठीक नहीं किया जा सकता, और मैं भी उन्हीं में से एक हूं, युआन ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। युवा स्वामी, आप सचमुच बहुत दयालु हैं, डॉक्टर वांग ने रोने की इच्छा महसूस करते हुए कहा। अधिक जानकारी के लिए lichtenov.com पर जाएं। स्वर्ग ने युवा स्वामी को इस तरह क्यों दंडित किया? उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उन्हें इस तरह का जीवन भुगतना पड़ा? ये तो हद से ज्यादा क्रूरता है, भले ही स्वर्ग युवा स्वामी की प्रतिभा से ईर्ष्या करता हो। डॉक्टर वांग ने मन ही मन आह भरी। कुछ समय बाद मेइशो डॉक्टर वांग को बाहर तक छोड़ने गई और फिर अपने कमरे में लौट गई। क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए, युवा स्वामी? मेइशो ने बाद में उनसे पूछा। ओह, क्या आप मुझे मेरे कपड़े वापस पहनने में मदद कर सकते हैं? युआन ने कहा। अरे हाँ, मैं तो लगभग भूल ही गई थी। मेइशो जल्दी से उसके कपड़े पहनने चली गई क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अगर युआन को इसकी वजह से सर्दी लग जाए तो उसकी जिम्मेदारी उस पर आए। बाद में युआन ने उससे कहा, मैं अब खेल में जा रही हूँ। मैं समझ गई, छोटे मालिक। मैं अब स्कूल जाकर आपकी सेवा करूंगी, मेइशो ने कहा। मज़े करो, युआन ने कहा। मज़ा? मेइशो ने मन ही मन सोचा। यूरू की मदद करना उसे मज़ेदार लगता था, लेकिन स्कूल जाना बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं था, जहां उसे एक ही समय में एक छात्रा और एक नौकरानी दोनों की भूमिका निभानी पड़ती थी। मेइशो नौकरानी होने के साथ साथ एक छात्रा भी है, और यूरू की वजह से उसे यूरू के ही प्रतिष्ठित विद्यालय में पढ़ने का मौका मिला। और चूंकि उस विद्यालय में केवल अमीर और मशहूर छात्र ही पढ़ते थे, इसलिए इन छात्रों को अपने नौकरों को साथ लाते देखना आम बात थी। कुछ समय बाद मेइशो कमरे से बाहर चली गई और बत्तियां बंद कर दीं, जबकि युआन कल्टीवेशन ऑनलाइन में वापस लौट गया। शिष्य के कमरे में लौटने के बाद युआन बिस्तर पर बैठ गया और जोर से बोला, शाओ हुआ, फैंग फैंग, मुझे एक सवाल पूछना है। क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकते हैं? एक क्षण बाद जियाओ हुआ उसके गले के हार से बाहर आ गई, जबकि फैंग यिक्सियाओ उसकी छाती से बाहर निकली। क्या बात है, युवा स्वामी? फैंग यिक्सियाओ ने उनसे पूछा। अच्छा, बात कुछ इस तरह है। युआन ने यह बताए बिना कि यह वही है, उन्हें वास्तविक दुनिया में अपनी स्थिति के बारे में बताना शुरू किया। वाह, ये तो बहुत भयानक लगता है। फैंग यिक्सियाओ ने इसके बाद अपना सिर हिलाया और आगे कहा, अगर मुझे इस तरह जीना पड़े तो शायद मैं मरने की गुहार लगाऊंगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अधिक जानकारी के लिए कॉम पर जाएं। युआन अवाक रह गया, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वह फैंग यिक्सियाओ के विचारों को समझ नहीं पा रहा था। फैंग फैंग, तुमने कहा था कि तुम्हारा फीनिक्स रक्त सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है ना? अगर कोई व्यक्ति उस स्थिति में हो और तुम्हारा रक्त पी ले लेकिन ठीक ना हो तो इसका क्या मतलब होगा? युआन ने उससे पूछा। सचमुच, मेरे फीनिक्स रक्त में सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता है। हालांकि ऐसी क्षमताओं की एक सीमा है, क्योंकि यह केवल घातक बीमारियों को ही ठीक कर सकती है, उसने कहा। जानलेवा बीमारी, इसका मतलब क्या होता है? युआन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। फिर शाओ हुआ ने कहा, जहर और दवा की तरह बीमारियों के भी कई स्तर होते हैं। दूसरे शब्दों में, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो केवल मनुष्यों को हो सकती हैं, जबकि साधक उनसे प्रतिरक्षित होते हैं। हालांकि ये दोनों तरफ लागू होता है, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो केवल साधकों को प्रभावित कर सकती हैं, मनुष्यों को नहीं, क्योंकि हमारे शरीर और प्रतिरक्षा प्रणाली अलग अलग हैं। हे भगवान, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ भी होती है। युआन ने बुदबुदाते हुए कहा। वैसे भी मेरा रक्त सभी नश्वर रोगों और अधिकांश उन रोगों को ठीक कर सकता है जो केवल साधकों को प्रभावित करते हैं। यदि हम किसी साधक की बात कर रहे हैं तो यही संभावना है।
यदि अपंग व्यक्ति नश्वर है तो उसे कोई अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली बीमारी हुई होगी जो साधकों को भी प्रभावित कर सकती है। क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं, युवा स्वामी? यदि ऐसा है तो बेहतर होगा कि आप किसी असली विशेषज्ञ को बुलाएं। आखिरकार हम डॉक्टर तो नहीं हैं। कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फैंग यिक्सियाओ ने शियाओ हुआ की ओर मुड़कर देखा, जिसने अपना सिर हिलाया। शियाओ हुआ को केवल बुनियादी बातें ही पता हैं, उसने कहा। अधिक जानकारी के लिए litno.com पर जाएं। सचमुच का विशेषज्ञ है ना? मुझे ऐसा विशेषज्ञ कहाँ मिल सकता है? युआन ने फिर पूछा। मैं निचले लोकों में कुछ प्रसिद्ध चिकित्सकों को जानती हूँ, लेकिन वे हमेशा यात्रा करते रहते हैं, इसलिए मुझे हमेशा पता नहीं होता कि वे कहाँ हैं। हालांकि अगर मुझे उनकी आभा का आभास हुआ तो मैं तुरंत आपको बता दूंगी, युवा स्वामी। फैंग यिक्सियाओ ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद फैंग। मैं आप पर भरोसा रखूंगा। युआन ने सिर हिलाया। फैंग यिक्सियाओ और शियाओ हुआ से कुछ और मिनट बात करने के बाद वे अपने घर लौट आए, जबकि युआन संप्रदाय का पता लगाने के लिए एक बार फिर घर से निकलने की तैयारी करने लगा। हालांकि युआन अपने घर से एक दर्जन कदम भी बाहर नहीं निकल पाया था कि एक परिचित आवाज गूंजी, तुम कहाँ जा रहे हो? युआन ने मुड़कर देखा तो मिनली दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखें थोड़ी काली थीं, मानो उसे पिछली रात पर्याप्त नींद न आए हो। मैं काप लीपिंग ओवर ड्रैगन्स गेट टावर जा रहा हूँ, युआन ने एक बहुत लंबे नाम के साथ जवाब दिया। ड्रैगन गेट टावर के ऊपर से छलांग लगाती काप मछली। मिनली ने हैरानी से उसकी ओर देखा। काप लीपिंग ओवर ड्रैगन्स गेट टावर संप्रदाय का एक अनूठा स्थान है जहां शिष्य शक्तिशाली जानवरों से लड़कर अपने कौशल का परीक्षण और अपनी सीमाओं को परखने जाते हैं, और जो जितनी जल्दी जानवरों को हराता है उसे उतना ही अधिक अंक प्राप्त होता है। ये स्थान संप्रदाय और शिष्यों के बीच इतना लोकप्रिय और महत्वपूर्ण है कि इसके लिए एक रैंकिंग भी बनाई गई है, जिससे शिष्य शीर्ष रैंक के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकें। हालांकि इसकी कठिनाइयों के कारण केवल वे लोग जो 1 वर्ष से अधिक समय से इस संप्रदाय में हैं इसे चुनौती देने का साहस करेंगे, जब तक कि वे मिनली जैसे शक्तिशाली परिवारों के प्रतिभाशाली व्यक्ति न हों। लेकिन मिनली जैसी कोई भी व्यक्ति इतनी जल्दी और बिना किसी तैयारी के काप लीपिंग ओवर ड्रैगन्स गेट टावर को चुनौती नहीं देगी। ये लड़का शिष्य के रूप में इसका केवल दूसरा दिन है और यह अभी से उस स्थान को चुनौती दे रहा है। यह अपनी प्रतिभा का कितना प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है। मिनली मन ही मन रोई। कुछ देर बाद जब उसने युआन को जाते हुए देखा तो उसने झट से कहा, जरा रुको, मैं भी आ रही हूँ। युआन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह फिर से उसका पीछा क्यों कर रही है? लेकिन चूंकि उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी और न ही उसे भगाने का कोई कारण था, इसलिए उसने अंत में कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद वे एक अविश्वसनीय रूप से ऊंची इमारत के सामने पहुंचे जो लगभग बादलों को छू रही थी। यह इतनी ऊंची थी कि युआन इसे अपनी इमारत से देख सकता था, इसीलिए वह बिना किसी परेशानी के यहाँ पहुँच गया था। इसके अलावा कुछ दूरी पर इसी तरह की 2 और मीनारें थीं, जो संभवतः भीतरी प्रांगण और संप्रदाय के केंद्र में स्थित थीं। इस विशाल टावर में कम से कम 100 मंजिलें थीं और प्रवेश द्वार के बगल में एक अविश्वसनीय रूप से बड़ा सुनहरा बोर्ड भी स्थित था, जिसके चारों ओर कई शिष्य मौजूद थे। देखो, मिंग योंग ने 51वीं मंजिल पर मौजूद रक्षक को हरा दिया और 52वीं मंजिल में प्रवेश कर लिया। वह शीर्ष 200 में जगह बनाने में कामयाब हो गया है। वहां मौजूद शिष्य उत्साह से चिल्ला उठे जब सुनहरे बोर्ड पर लिखी 200 नामों की सूची में सबसे नीचे मिंग योंग का नाम दिखाई दिया। युआन ने ऊपर देखा और वाकई में 51वीं मंजिल की खिड़कियों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। यदि तुम आंतरिक दरबार के शिष्य बनना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम 30 मंजिलें पार करनी होंगी। यदि तुम मुख्य शिष्य बनना चाहते हो तो 75 मंजिलें पार करनी होंगी, मिनली ने पीछे से उससे कहा। ये कैसे काम करता है? युआन ने पीछे मुड़े बिना उससे पूछा। हर मंजिल पर एक जादुई राक्षस होगा जिसे आपको आगे बढ़ने के लिए हराना होगा। कुछ मंजिलों पर एक से अधिक राक्षस होंगे। यदि आप उस जादुई राक्षस को हरा देते हैं तो आप अगली मंजिल पर पहुंच जाएंगे और यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। साथ ही आपको हर मंजिल के लिए केवल 15 मिनट का आराम मिलेगा, मिनली ने उसे समझाया। अधिक जानकारी के लिए lignovel.com पर जाएं। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने उससे पूछा, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप काप लीपिंग ओवर ड्रैगन्स गेट टावर को अभी क्यों चुनौती दे रहे हैं? अगली आंतरिक दरबारी शिष्य परीक्षा तक आपके पास अभी भी बहुत समय है। क्या आप इसे चुनौती देने से पहले अपनी शक्ति को यथासंभव बढ़ाना नहीं चाहते? मैं इस जगह को जितनी बार चाहूँ चुनौती दे सकता हूँ, है ना? तो फिर अभी चुनौती दूँ या बाद में, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने गाइडबुक में ये भी पढ़ा है कि अगर आप सभी 100 मंजिलें पार कर लेते हैं तो आपको एक विशेष पुरस्कार मिलेगा, युआन ने कहा। 100 मंजिलें? मिनली ने पीछे से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर अचंभित करने वाला भाव था। इस संप्रदाय की स्थापना के बाद से अब तक 10 से भी कम शिष्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने सभी 100 मंजिलें चढ़ना पूरा किया है, और आखिरी शिष्य द्वारा ऐसा कारनामा किए हुए 1000 साल से भी अधिक समय हो गया है।
क्या आपको सच में लगता है कि आप 100 मंजिलें चढ़ सकते हैं? मिंगली ने उससे पूछा। और उसने आगे कहा, इसके अलावा टावर में मौजूद सभी जादुई जीव भ्रम हैं जो आपकी साधना के स्तर के अनुसार बदलते रहते हैं, इसलिए उन्हें हराने के लिए आपको केवल अपने कौशल और प्रतिभा पर ही भरोसा करना होगा। केवल शारीरिक बल से काम नहीं चलेगा। ओह, तो मैं यहाँ अपनी साधना के स्तर की परवाह किए बिना प्रशिक्षण ले सकता हूँ। ये सुनकर अच्छा लगा, युआन ने कहा, जो अपने खंजर और तलवार चलाने के कौशल को और निखारना चाहता था, लेकिन उसे अपने स्तर के प्रतिद्वंद्वी खोजने में कठिनाई हो रही थी। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ जबकि पहले से ही कोई अंदर है, या मुझे इंतजार करना होगा? युआन ने फिर पूछा। एक समय में केवल एक ही व्यक्ति टावर को चुनौती दे सकता है। आप वहाँ पंजीकरण करा सकते हैं। मिंगली ने उनसे कुछ ही मीटर दूर स्थित छोटे मंडप की ओर इशारा किया। ठीक है, तो मैं। 1 मिनट रुको, मिंगली ने अचानक उसे रोक दिया। इस बार क्या बात है? युआन ने भौहें उठाकर उसकी ओर देखा। इस बार मैं पहले जाऊंगी, मिंगली ने अपने चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव लिए कहा। जरूर, युआन ने सिर हिलाया। चूंकि मिंगली टावर को चुनौती देने के लिए बेताब दिख रही थी, इसलिए युआन ने उससे बहस नहीं की और उसे पहले जाने दिया। इसके बाद मिंगली मंडप की ओर बढ़ी। वहां देखो, वो मिंगली है, लगता है वो भी टावर को चुनौती देने वाली है। कितनी हिम्मत वाली बात है। संप्रदाय में उसका ये दूसरा ही दिन है और वह पहले से ही लीपिंग ओवर ड्रैगन्स गेट टावर को चुनौती दे रही है। 7 प्रतिष्ठित परिवारों में से एक की प्रतिभाशाली से यही उम्मीद थी। जब वहां मौजूद शिष्यों ने उसकी उपस्थिति देखी तो वे तुरंत उत्साहित हो गए और वे उसका प्रदर्शन देखने के लिए बेताब हो गए। शिष्य मिन, क्या आज तुम ड्रैगन गेट टावर के ऊपर से छलांग लगाने वाली मछली को चुनौती देने जा रही हो? छोटे से मंडप में बैठे संप्रदाय के वरिष्ठ ने आश्चर्यचकित चेहरा बनाते हुए थोड़ी उत्साहित आवाज में उससे पूछा। हाँ, मैं हूँ, मिंगली ने सिर हिलाया और अपना शिष्य पहचान चिन्ह उसे सौंप दिया। बहुत खूब, मैंने तुम्हारा नाम दर्ज कर लिया है, शिष्य मिन। शुभकामनाएं, संप्रदाय के वरिष्ठ ने उससे कहा। मिंगली के मंडप से चले जाने के बाद युआन उस स्थान पर पहुंचा और संप्रदाय के प्रमुख से कहा, मैं भी इस मीनार को चुनौती देना चाहता हूं। मुझे अपना पहचान चिन्ह दिखाओ, संप्रदाय के वरिष्ठ ने उदासीन स्वर में कहा। युआन के प्रति उनका रवैया मिंगली से बिल्कुल अलग था, जो कि अपेक्षित था। ये लीजिए, युआन ने अपना कांस्य पहचान चिन्ह संप्रदाय के प्रमुख को सौंप दिया। तुम इस संप्रदाय में सिर्फ 2 दिन से ही शिष्य हो और तुम मीनार को चुनौती देना चाहते हो। तुम बहुत घमंडी हो गए हो। संप्रदाय के मुखिया ने युआन की ओर सिर हिलाया। अरे, लेकिन शिष्य मिन तो मेरे जैसा ही है, युआन ने अचंभित होकर कहा। बिल्कुल तुम्हारे जैसा, हद है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद की तुलना 7 प्रतिष्ठित परिवारों में से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से करने की? तुम खुद को समझते क्या हो? युआन अवाक रह गया। उसे डांट क्यों पड़ रही है? क्या उसने कुछ गलत कह दिया? इसके बाद संप्रदाय के प्रमुख ने जल्दी से उसका नाम लिख लिया और फिर अनादरपूर्ण ढंग से पहचान चिन्ह वापस उसकी ओर फेंक दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। पहचान चिन्ह मिलने के बाद युआन ने त्यों भौहें चढ़ाकर संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य को घूर कर देखा। क्या देख रहे हो? कुछ कहना है क्या? संप्रदाय के मुखिया ने भौहें चढ़ाकर जवाब दिया। नहीं, युआन ने फैसला किया कि वह इस संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता और मुड़कर चला गया, खासकर तब जब कुछ समय पहले ही उसकी दूसरे संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य से बहस हो चुकी थी। टावर में लौटने के कुछ मिनट बाद युआन ने 52वीं मंजिल से आती हुई एक लाल रोशनी देखी। अय्या, मिंग योंग विफल। 52 मंजिलें बनाना अब भी एक अविश्वसनीय उपलब्धि है क्योंकि वह टावर रैंकिंग में शीर्ष 200 में जगह बनाने में कामयाब रहा था। उसे कुछ और साल दीजिए और वह निश्चित रूप से 75 मंजिलें बना लेगा और कोर शिष्य बन जाएगा। कुछ मिनट बाद टावर का प्रवेश द्वार खुला और एक सुंदर युवक बाहर निकला, जिसकी हालत खराब थी और वह खून से लथपथ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे डाकुओं के एक समूह ने पीटा और लूटा हो। ये देखकर मिंगली ने युआन की ओर मुड़कर देखा और मीनार की ओर बढ़ते हुए उससे कहा, इस बार मैं तुमसे नहीं हारूंगी, शिष्य युआन। इसके बाद मिंगली ने अपनी स्वर्ग श्रेणी की तलवार निकाली और टावर में प्रवेश किया। देखो, अब फेरी मिन टावर को चुनौती देने वाली है। वहां मौजूद शिष्यों ने प्रशंसा भरी निगाहों से उसे मीनार में प्रवेश करते देखा और यहां तक कि मिंग योंग ने स्वयं घायल होने के बावजूद उसे प्रणाम करते हुए कहा, शुभकामनाएं परी मिन। आपको क्या लगता है कि फेरी मिन किस मंजिल तक पहुंचेगी? निश्चित रूप से 60 से अधिक मंजिलें। मुझे पूरा यकीन है कि वह 75 से अधिक मंजिलें चढ़ जाएगी। इसी बीच युआन ने मिंगली के हाथ में मौजूद स्वर्ग श्रेणी की तलवार को घूर कर देखा। शाओ हुआ, क्या तुमने मुझे पहले नहीं बताया था कि किसी शक्तिशाली खजाने को धारण करने से पहले पर्याप्त साधना स्तर होना आवश्यक है, अन्यथा शरीर फट जाएगा? वह एक आध्यात्मिक शिष्य होते हुए स्वर्ग स्तरीय खजाने को कैसे धारण कर सकती है? युआन ने धीमी आवाज में शाओ हुआ से पूछा। अधिकांश मामलों में साधकों को केवल अपने स्तर के खजाने का उपयोग करने की अनुमति होती है।
हालांकि दुनिया की अधिकांश स्थितियों की तरह कुछ विशेष मामले भी होते हैं जहां लोग अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली खजाने का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, उस लड़की का वंश शक्तिशाली हो सकता है जिससे वह ऐसा कर सकती है, या यह उनके परिवार की किसी पौराणिक साधना तकनीक के कारण हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार की तकनीकें ऊपरी लोगों में, विशेषकर शक्तिशाली परिवारों में, काफ़ी आम हैं, जियाओ हुआ ने उसे समझाया। युवक स्वामी, ये हथियार की ही देन हो सकती है जिसकी वजह से वह युवती अपनी कम साधना शक्ति के बावजूद इसे चला पा रही है। कल उसकी शक्ति देखने के बाद मैं विश्वासपूर्वक कह सकती हूँ कि वह स्वर्ग स्तरीय शक्ति की पूरी क्षमता नहीं थी। मैंने अपने जीवन में अनेक आध्यात्मिक खजाने देखे हैं, और कुछ ऐसे अनोखे आध्यात्मिक खजाने भी होते हैं जिनमें ऐसी क्षमता होती है। फैंग यिक्सियाओ ने भी अपनी राय दी, और उसने आगे कहा, हालांकि वह इसे चाहे जिस तरह से भी इस्तेमाल कर पाए, वह युवती तब तक उस आध्यात्मिक खजाने की पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाएगी जब तक वह अपनी साधना के स्तर को नहीं बढ़ा लेती। मैं समझ गया। स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद। युआन ने सिर हिलाया। जैसे ही मिनली काप लीपिंग ओवर ड्रैगन्स गेट टॉवर में दाखिल हुई, दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया और पहली मंजिल एक धूसर रोशनी से जगमगा उठी। महज 1 मिनट बाद पहली मंजिल पर मौजूद धूसर रोशनी सुनहरी हो गई, जिससे ये संकेत मिला कि मिनली पहली मंजिल पार कर चुकी है। वाह, फेरी मिन से यही उम्मीद थी। उसने तो पहली मंजिल ही पार कर ली। कितनी तेजी से! अधिकांश शिष्यों को पहली मंजिल पूरी करने में औसतन लगभग 5 मिनट लगते हैं। 1 मिनट बाद दूसरी मंजिल पर एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी और मिनली तीसरी मंजिल पर चढ़ गई। अधिक जानकारी के लिए कॉम पर जाएं। टावर के अंदर 10 मिनट बिताने के बाद मिनली कुल 9 मंजिलें चढ़ गई, जिससे बाहर देख रहे शिष्य चौंक गए। इसके अलावा जब शिष्यों को पता चला कि मिनली टावर में भाग ले रही है, तो वे उसका प्रदर्शन देखने के लिए टावर पर अधिकाधिक एकत्रित होने लगे। 10वीं मंजिल पर मिनली को उस मंजिल को पार करने में 5 मिनट से थोड़ा अधिक समय लगा, क्योंकि उसे 10वीं मंजिल पर एक के बजाय 2 जादुई जानवरों से लड़ना पड़ा। जैसे जैसे हर मंजिल, खासकर हर 10 मंजिल के बाद कठिनाई बढ़ती गई, मिनली को ऊपर चढ़ते समय हर मंजिल को पार करने में अधिक से अधिक समय लगने लगा, और जब तक वह 19वीं मंजिल पर पहुंची तब तक 20 मिनट से अधिक समय बीत चुका था। जहां तक 20वीं मंजिल की बात है, उसे पार करने में उसे लगभग 10 मिनट लगे। आधे घंटे बाद मिनली 29वीं मंजिल पर पहुंची, और 30वीं मंजिल को पार करने में उसे 15 मिनट लगे। इसमें मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा समय लग रहा है। युआन ने इस टावर पर चढ़ने में लगने वाले समय को महसूस करने के बाद मन ही मन सोचा। लगता है जब तक वह अंदर है, मैं कुछ खाने चला आऊं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए युआन कुछ खाने की तलाश में वहां से चला गया, क्योंकि उसे यूं ही खड़े रहने और कुछ न करने का विचार पसंद नहीं था। उस इलाके से निकलने के बाद युआन ड्रैगन पवेलियन गया, जो अपने स्वादिष्ट भोजन के लिए जाना जाता है। कम से कम गाइडबुक में तो यही दावा किया गया था। ये खुशबू कितनी मनमोहक है! युआन की नाक खुशी से फड़क उठी जब उसने ड्रैगन पवेलियन को देखने से पहले ही एक मीठी और मनमोहक सुगंध महसूस की, जिससे वह अपनी आंखों का इस्तेमाल किए बिना ही उस क्षेत्र तक पहुंच सका। कुछ मिनट बाद वह उस विशाल मंडप के सामने पहुंचा, जिसमें चारों ओर गोल मेजें लगी हुई थीं। मंडप के अंदर और बाहर दोनों तरफ लगभग एक दावत की तरह, और अधिकांश मेजें पहले से ही शिष्यों से भरी हुई थीं। वाह, ये तो रेस्टोरेंट है! मैंने तो पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। युआन ने इस जगह को देखकर थोड़ा अचंभित स्वर में बुदबुदाया, जो किसी सार्वजनिक सभा स्थल से कहीं अधिक लग रही थी। नमस्कार, क्या आप भोजन करने आए हैं? शिष्यों में से एक अचानक उनके पास आया और उनसे पूछा। युआन ने अपने बाहरी दरबार के शिष्यों की वर्दी के ऊपर ड्रैगन पवेलियन लिखा हुआ बैनर पहने उस युवक को भौहें चढ़ाकर देखा। आप यहाँ काम करते हैं, जबकि आप शिष्य हैं? युआन ने उससे पूछे बिना नहीं रह सका। अगर आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं तो आप जरूर नए शिष्य होंगे। और हाँ, शिष्य योगदान अंक प्राप्त करने के लिए संप्रदाय में काम कर सकते हैं, शिष्य ने कहा। मैं समझ गया। युआन ने सिर हिलाया, क्योंकि उसे फिर से कुछ नया सीखने को मिला था। खैर, क्या आप यहीं खाना खाएंगे? शिष्य ने उनसे दोबारा पूछा। हाँ, मैं यहीं भोजन करना चाहता हूँ, युआन ने तुरंत सिर हिलाया। चूंकि तुम नए शिष्य हो, इसलिए मैं यही मान सकता हूँ कि तुम्हारे पास ज़्यादा योगदान अंक नहीं है, और यहाँ भोजन के लिए तुम्हें योगदान अंक खर्च करने होंगे, शिष्य ने कहा, और आगे बोला, अगर तुम पैसे खर्च करना चाहते हो तो तुम्हें कैंटीन जाना होगा, या तुम उन दूसरे शिष्यों को पैसे दे सकते हो जिनके पास योगदान अंक हैं। इनकी कीमत कितनी है? युआन ने थोड़ी चौड़ी आंखों से पूछा। क्या उसे खाने के लिए भी योगदान अंक खर्च करने पड़ेंगे? शिष्य ने कहा, आम व्यंजनों की कीमत आमतौर पर 1-5 योगदान अंक होती है, जबकि सबसे महंगे व्यंजनों की कीमत लगभग 10 योगदान अंक होती है। ओह, तो फिर कोई समस्या नहीं है, युआन ने शांत भाव से कहा। क्या तुम सचमुच यही खाना खाओगे? शिष्य ने अपने चेहरे पर थोड़े अविश्वास के भाव के साथ युआन की ओर देखा। क्योंकि ड्रैगन पवेलियन एक विलासिता है, इसलिए ड्रैगन पवेलियन में आने वाले लगभग सभी शिष्य धनी होते हैं जिनके पास पर्याप्त योगदान अंक होते हैं,
और अधिकांश नए शिष्य अपने योगदान अंकों को भोजन से अधिक सार्थक चीज़ों जैसे कि साधना तकनीकों और साधना संसाधनों के लिए बचाना पसंद करते हैं। हाँ, युआन ने सिर हिलाया। मुझे ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन 1 घंटे के लिए टेबल बुक करने के लिए आपको 10 योगदान अंक चाहिए। अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा रुकते हैं तो आपको 10 और योगदान अंक देने होंगे, शिष्य ने कहा। कोई बात नहीं, युआन ने शिष्य को अपना सोने का पहचान चिन्ह सौंप दिया। सोना। युआन के सोने के पहचान चिन्ह को देखकर शिष्य ने अपना मुंह ढक लिया और आश्चर्यचकित स्वर में कहा, मैं आपको न पहचानने के लिए बहुत क्षमा चाहता हूँ, वरिष्ठ। शिष्य ने यह महसूस करते ही युआन को प्रणाम किया कि वह सोने के पहचान चिन्ह वाले एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के सामने खड़ा है। ओह, इसकी चिंता मत करो, युआन ने अपने चेहरे पर हैरानी का भाव लिए कहा। कृपया मेरे पीछे आइए, मैं आपको हमारी सबसे अच्छी मेज पर ले चलता हूँ, शिष्य ने कहा और वह युआन को मंडप के अंदर और गहराई में ले जाने लगा। कुछ समय बाद वे एक एकांत और छोटी सी मेज पर पहुंचे जो पानी से घिरी हुई थी, जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं और सुंदर फूल और विशाल जल लिली चारों ओर तैर रहे थे। वाह, कितनी शांत और सुकून देने वाली जगह है, युआन ने मधोश स्वर में बुदबुदाया, क्योंकि उस वातावरण में होने मात्र से ही उसे अपने मूड में सुधार महसूस होने लगा था। ये रहा मेनू, सीनियर। वैसे मेरा नाम चूबो है, शिष्य ने युआन के बैठने के बाद उसे एक सुनहरा मेनू देते हुए कहा। बस इतना ही, युआन मेनू में केवल 20 से कुछ अधिक आइटम देखकर आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि यहाँ ज़्यादा विकल्प नहीं है, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि मेनू में मौजूद हर व्यंजन को यहाँ पहले भोजन कर चुके हर शिष्य द्वारा पसंदीदा माना जाता है, चूबो ने कहा। इसके अलावा मेनू हर हफ्ते बदलता रहता है। तो क्या मुझे मेनू में सब कुछ मिल सकता है? युआन ने थोड़ी देर बाद बिना किसी झिझक के कहा। सब कुछ? चूबो ने युआन को बड़ी बड़ी आंखों से देखा और आगे कहा, मात्राएं कम नहीं हैं, महोदय। एक ही व्यंजन 2 से 4 लोगों के लिए पर्याप्त है। सब ठीक हो जाएगा, युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं संभाल लूंगा, मैं समझ गया। कुल मिलाकर 124 योगदान अंक लगेंगे, चूबो ने पसीने से तरपीट के साथ कहा, क्योंकि वह 124 योगदान अंक खाने पर खर्च करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, भले ही खाना कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो। युआन ने चूबो को अपना पहचान चिन्ह दिया। योगदान के अंक चुकाने के बाद चूबो ने युआन को प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद वरिष्ठ, मैं अभी वापस आता हूँ। चूबो के वहां से चले जाने के बाद युआन ने पानी की ओर मुड़कर देखा और कुछ मिनटों तक मछलियों को खूबसूरती से तैरते हुए देखता रहा। तभी अचानक उसकी नज़र एक आकृति पर पड़ी जो पानी की ओर कूदी और पानी के बीच में तैरते हुए विशाल कमल के फूलों में से एक पर उतरी। यह आकृति एक सुंदर युवती की थी जिसके गोरे हाथों में कोई वाद्य यंत्र जैसा कुछ था। वाह, मैं इसी का इंतजार कर रहा था, मंडप के दूसरी तरफ से अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। मैं आज यहाँ सिर्फ फेरी फेई का संगीत सुनने आया हूँ। मैं फेरी फी के सितार संगीत को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। युआन ने मंडप के चारों ओर से शिष्यों की आवाज़ सुनकर अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। एक सितार? क्या वह उस बड़े वाद्य यंत्र से संगीत बजाने वाली है? इस अपरिचित वाद्य यंत्र को देखकर युआन ने धीमी आवाज में खुद से कहा और उसके दिल में एक अवर्णनीय अनुभूति हुई। कुछ ही क्षण बाद गुलाबी वस्त्र पहने हुए ये युवती, जिसे फेरी फेई के नाम से जाना जाता है, एक विशाल जल लिली पर बैठ गई। उसकी गोद में एक वाद्य यंत्र रखा हुआ था और एक गहरी सांस लेने के बाद उसने अपनी उंगलियों को पतले तारों पर रखा और उससे संगीत बजाना शुरू कर दिया।